औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक स्टूडेंट करेंगे जियोग्राफ़ी, विंडो टू वर्ल्ड जियोग्राफ़ी फॉर क्लास 7 और उसका हम कर रहे हैं टॉपिक डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। Countries engage in multiple types of economic activities at the same time, though they tend to focus more on one or two types depending on their level of development. इसमें बताया गया है कि कंट्रीज़ जो होती हैं ना, हर तरह की कंट्री वो अपने मुल्क की मौशियत को बनाने के लिए, अपने मुल्क को ठीक करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती है और इन एक्टिविटीज़ का इन्हिसार उसकी डेवलपमेंट लेवल पे होता है कि वो कितनी तरक्की पजीर या तरक्की याफ्ता कौम है। अगर तो वो अमेरिका है तो फिर वो इन चारों एक्टिविटीज़ में जो है ना हिस्सा लेगी, और अगर वो हमारी तरह की अंडर डेवलपिंग कंट्री है या तरक्की पजीर कोई मुल्क है या कीनिया है या कोई अफ्रीका है, यानी ऐसी और दूसरी कंट्रीज़ जो अभी प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुई हैं या अभी तरक्की के मराहल तय कर रही हैं, तो वो इन चारों एक्टिविटीज़ में से किसी ना किसी एक या दो या तीन में इन्वॉल्व होंगी। अब इन एक्टिविटीज़ के बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन हम पहले इनके नाम पढ़ लेते हैं। These types of economic activities are primary activities, secondary activities, tertiary activities and quaternary activities. तो ये चार एक्टिविटीज़ हैं और हम इनको स्टडी करने लगे हैं। लेट्स स्टडी द फर्स्ट एक्टिविटी विच इज़ प्राइमरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी एक्टिविटीज़ आर एक्टिविटीज़ दैट इन्वॉल्व्स द एक्सट्रैक्शन एंड कलेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक रॉ मटेरियल एंड बेसिक फूड। एग्रीकल्चर एंड माइनिंग आर कॉमन प्राइमरी एक्टिविटीज़ दैट कंट्रीज़ एंगेज इन। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ हर मुल्क में ही हो रही होती हैं, ये सारे मुल्कों में ये एक्टिविटी ज़रूर टेक प्लेस हो रही होती, चाहे वो डेवलपिंग कंट्री हो चाहे वो अंडर डेवलपिंग कंट्री हो, यानी तरक्की याफ्ता या तरक्की पजीर मुल्क। क्यों? क्योंकि ज़राअत हर एक मुल्क का जो है ना वो बेसिक है। अगर वो ज़री मुल्क नहीं है तो उसकी आवाम खाएगी कहाँ से। सेकंड जो आती है, हर मुल्क में कहीं ना कहीं पहाड़ या ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पर मिनरल्स होते हैं, यानी सोना चांदी या बसाल्ट या कॉपर या आप समझ लें मार्बल वगैरह, और इस किस्म की दूसरे मिनरल्स जो कि इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं, पेट की इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं। अगर वो ख़ुद अपनी इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल नहीं करते तो वो उसको एक्सपोर्ट करती हैं, वो कंट्रीज़ जो होती हैं ना दूसरे मुल्कों को बेचती हैं। तो ये जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं उसमें आपकी एग्रीकल्चर आ गया और माइनिंग सेक्टर आ गया। पहले हम एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में पढ़ लेते हैं। एग्रीकल्चर इज़ द बिजनेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स, स्टॉक रेयरिंग एंड रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्रीज़। अब एग्रीकल्चर में भी आगे तीन किस्म की टाइप्स हैं एग्रीकल्चर की। हम ज़राअत में उगाते हैं फसलें। सेकेंडली हम जो है मवेशी पालते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, जैसे भैंसें बहुत ज़्यादा और गायें बहुत ज़्यादा और बकरे बहुत ज़्यादा, तो स्टॉक रेयरिंग करते हैं। इसके अलावा रॉ मटेरियल्स फॉर अदर इंडस्ट्रीज़, हम इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल्स को ज़मीन से बाहर निकालते हैं कानकुनी करके, जिसमें कोयला शामिल है, जिसमें मार्बल है, जिसमें लाइमस्टोन चूना वगैरह का पत्थर है, और भी बहुत सारे इस तरह के पत्थर हैं, बॉक्साइट है, यानी हंड्रेड्स ऑफ मिनरल्स हैं जो हम ज़मीन से एक्सट्रैक्ट करके या डिगिंग के ज़रिए हम निकाल कर इंडस्ट्री को बेचते हैं। फॉर एग्जांपल, अ फार्मर ग्रोज वीट फॉर फूड एंड ऑल्सो सेल्स द वीट टू फैक्ट्रीज टू मेक इट इनटू फ्लोर। अब जो फार्मर है ना वो क्या कर रहा है, वो ना सिर्फ फसलें उगा रहा है, गंदम उगा रहा है हमारे खाने के लिए, बल्कि वो इस गंदम को बेच रहा है उन फैक्ट्रीज़ को, ताकि वो इसको आटे की शक्ल में लाकर दुकानों के ऊपर बेचने के लिए रख सके, ताकि हर इंसान की पहुंच तक ये आटा पहुंच जाए। अनदर एग्जांपल वुड बी कॉटन फार्मर हु सेल्स द कॉटन ही ग्रोज ऑन हिज फार्म टू अ टेक्सटाइल फैक्ट्री। अब वो दो काम कर रहा है, एक तो वो ग्रो कर रहा है, ठीक है, और फिर उसको प्रॉपर उस इंडस्ट्री तक पहुंचा रहा है जो कि कॉटन इंडस्ट्री है, और वहाँ से वो कॉटन कपड़े की शक्ल में तब्दील होके धागे में पहले और फिर धागे से कपड़ा बनता है, और फिर वो आम इंसान तक वो कपड़ा पहनने वाला पहुंच जाता है। तो ये बहुत अहम जो है ना सीक्वेंस हैं जो एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री को जोड़ते हैं। इंडस्ट्री एग्रीकल्चर इंक्लूड्स arable farming, the growing of crops and stock rearing, the raising of farm animals. There is also subsistence agriculture, growing crops and raising animals for the farmer's own use, and commercial farming, growing crops and raising animals for sale. अब एग्रीकल्चर में एरेबल फार्मिंग जो है ना वो ये है कि वो जगह ही
सूटेबल है फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, ठीक है ना। इसके अलावा यानी आप दरिया के पास रहते हैं और आपकी एलोवाइल सॉइल है आपके पास, और आपके पास ऐसा सूटेबल हैबिटेट है जहाँ पर आप जानवर भी पाल सकते हैं और फसलें भी उगा सकते हैं। इसके अलावा आप और कोई काम नहीं कर सकते वहाँ पर, तो वो एरेबल फार्मिंग होती है, क्योंकि इसके अलावा उनके पास और कोई वजह नहीं होती कि वो कुछ और करें। सेकंड आ जाता है सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। ये वो एग्रीकल्चर है जिसमें आप अपनी फैमिली के लिए या अपने ख़ानदान के लोगों के लिए थोड़ी जगह पर फसल उगाते हो और जानवर पालते हो, ताकि आपका गुजर बसर अच्छा हो जाए अपनी फैमिली को और अपने ख़ानदान को पालने के लिए। ख़ानदान में 3 से 4 फैमिलीज़ भी हो सकती हैं या 5 से 10 फैमिलीज़ भी हो सकती हैं, जो मिलजुल कर थोड़ी सी जगह के ऊपर ये सब कुछ करती हैं। थर्ड वन आ जाता है कमर्शियल बेस के ऊपर। अब यहाँ पर क्या है कि जो जानवर पाले जा रहे हैं वो घर में दूध और मक्खन के लिए नहीं पाले जा रहे, कमर्शियल बेस पर पाले जा रहे हैं ताकि उनको बेचा जा सके ईद के त्यौहार पर, या जो गोश्त की कंपनीज़ हैं या जो लोग बड़ी लेवल के ऊपर बाहर के मुल्कों में एक्सपोर्ट करते हैं गोश्त, वो पाल रहे हैं, रेयरिंग कर रहे हैं, रेस कर रहे हैं एनिमल्स को। और इसके अलावा जो फार्मर्स हैं वो ग्रो कर रहे हैं क्रॉप्स को फॉर कमर्शियल सेल, ठीक है ना, यानी वो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं चावल, गंदम और इस तरह की दूसरी क्रॉप्स, कॉटन वगैरह, और वो इंडस्ट्री को भी दे रहे हैं। इसके साथ साथ तो उनका घर चल ही रहा है, लेकिन उन्होंने इसको एज अ पेशा अपना लिया है, एज अ प्रोफेशन अपना लिया है, और उसको कमर्शियल बेस के ऊपर बहुत हाई लेवल्स पर ले गए हैं और करोड़ों रुपए कमा रहे हैं इस चीज़ के से। Agriculture tends to contribute more to the national economic income of developing countries than developed countries. अब एग्रीकल्चर जो है ना वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करता है हमारे भी मुल्क में। ज़राअत का जो शोबा ना सबसे ज़्यादा फ़ायदा देता है हमारे मुल्क की इकनॉमिक को, इनकम को, क्योंकि जब हम यहाँ से कोई चीज़ 10 रुपए की उगाते हैं और बाहर हम वो 100 रुपए की बेचते हैं, तो उसमें हमारे मुल्क का भी फ़ायदा होता है, क्योंकि मुल्क को हम टैक्सेस पे करते हैं उसके ज़रिए ना। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं ना उनको इस ज़राअत से बहुत फ़ायदा हो रहा है, उनको बहुत इनकम हो रही है बनिस्बत डेवलप कंट्रीज़ के जो तरक्की याफ्ता मुल्क है, क्योंकि तरक्की याफ्ता मुल्क जो है ना वो ज़राअत का शोबा जो है ना वो सिर्फ उस हद तक रखते हैं कि अपनी आवाम को उससे खाना दे दें, यानी कि उनका एक्सपोर्ट करने का कोई इरादा नहीं होता। इसीलिए जो है ना हमारी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं ना, जो अभी तरक्की पजीर ममालिक हैं और तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, उनके लिए ज़राअत जो है ना वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, कि वो मुल्क को खड़ा रखती है, क्योंकि हमारे पास अभी और इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं, एक्टिविटीज़ नहीं हैं जिससे हमारा मुल्क फ़ायदा उठा सके। In 2018, the World Bank estimated the agriculture accounts for approximately 26% and 1% of the national income of developing and developed countries respectively. अब जो एस्टिमेट लगाया था वर्ल्ड बैंक ने ना, तो वो तो अप्रॉक्सीमेटली 26% जो था ना, और 1% नेशनल इनकम का वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के हिस्से में आया था। उन्होंने जो फिगर आउट किया था इसको, कि सबसे ज़्यादा इकनॉमिक के अंदर या इनकम जो है कौन सबसे ज़्यादा दे रहा है, तो वो सबसे ज़्यादा इनकम का ज़रिया जो थी मुल्क के लिए वो एग्रीकल्चर का जो सेक्टर था ना वो था। यानी 26% जो फ़ायदा मिल रहा था वो अंडर डेवलप कंट्रीज़ जो थी ना या डेवलपिंग कंट्रीज़ जो थी उनको ज़राअत ने संभाल के रखा हुआ था, और जो बहुत ज़्यादा हाई डेवलप्ड कंट्रीज़ थी ना जैसे अमेरिका वगैरह, उनको सिर्फ 1% ज़राअत जो है ना फ़ायदा दे रही थी। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नेशनल इनकम में ज़राअत ने कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है डेवलपिंग कंट्रीज़ के। और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं क्योंकि वो तवज्जो नहीं देते उस तरफ, इसलिए उनको सिर्फ 1% उसका फ़ायदा होता है, उनकी इनकम आती है। इन 2019 एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूटेड टू 18.5% ऑफ पाकिस्तानीज नेशनल इनकम। तो हमारे पाकिस्तान की नेशनल इनकम के अंदर 18.5% कंट्रीब्यूट किया था एग्रीकल्चर वालों ने। द सेक्टर इज़ पर्टिकुलरली डोमिनेंट बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ अरेबल लैंड एंड वाटर इन पाकिस्तान। और ये इसीलिए जो है मुमकिन हो सका था क्योंकि हमारे मुल्क में ना ज़राअत का लिए जो ज़मीन है ना वो बहुत ज़्यादा अल्लाह ने हमें अता की है और बहुत सूटेबल है हमारे लिए ना यहाँ पर ज़राअत पर काम करना, क्योंकि हमें जो ज़री ज़मीनें हमारे पास वो काफ़ी रकबे में हैं, और हमें इस ज़राअत ने जो भी इससे मुंसलिक होगा आने वाले वक्त में भी वही मुल्क स्टैंड कर पाएगा आगे जाके। अभी तो हम अंडर डेवलपिंग हैं या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, लेकिन जब एक वक्त आएगा कि हम जो है ना हाई इनकम वाले कंट्रीज़ में शुमार करेंगे, और जस्ट बिकॉज ऑफ ओवर एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन। अब नीचे आप ये ग्राफ देख रहे हो कि एक जो है ना स्टार्ट किया उन्होंने डेवलपिंग कंट्रीज़ से, मिडल में गए, फिर अपर में गए और फिर हाई में चले गए हैं ना।
तो यहाँ आप देखो कि जो बिल्कुल डेवलपिंग कंट्रीज़ है ना, उन्होंने 26% इनकम में जो कंट्रीब्यूट किया, और जो लोअर मिडिल वाले हैं उन्होंने सिर्फ 15%, और जो अपर मिडिल वाले हैं उन्होंने 6%, और जो हाई इनकम कंट्रीज़ हैं उन्होंने सिर्फ 1%। यानी ज़राअत को कोई कुछ समझ ही नहीं रहा है ना, जो जैसे जैसे वो मुल्क डेवलप हो जाते हैं वो ज़राअत को छोड़ देते हैं। हालांकि ज़राअत को साथ लेकर चलने से कितना ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन हो सकता है किस बड़े हद तक। तो ये आपको ग्राफ जो है ये शो किया जा रहा है डिफरेंट कंट्रीज़ के हिसाब से कि वो लोग ज़राअत से कितने मुंसलिक हैं, और ज़राअत अगर ज़्यादा, अगर वो उनसे जो कांटेक्ट रखें, ज़राअत का ज़्यादा कनेक्शन हो इनका नेशनल इनकम के अंदर, तो वो कितना ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। वो हाई इनकम कंट्रीज़ होने के साथ साथ वो हाई जो है ना एग्रीकल्चर कंट्रीज़ भी बन सकते हैं, और डबल ट्रिपल फ़ायदा हो सकता है उनको इस चीज़ का। ये तो हो गया हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। अब चलते हैं हम अपने प्राइमरी एक्टिविटीज़ के दूसरे यानी माइनिंग सेक्टर की तरफ। Mining refers to the extraction of valuable minerals from the earth through the processes of digging, drilling or blasting. There are two main ways of mining. Open pit mining होती है and underground mining होती है। तो यहाँ पर माइनिंग में आपको उन्होंने बता दिया है कि हम माइनिंग क्यों करते हैं। असल में जो मिनरल्स अल्लाह ने हमें दिए हैं मादनियात, जिनमें सोना चांदी है और मार्बल है और बसाल्ट है, कोबाल्ट है, इसके अलावा हमारे पास आयरन है, और बहुत सारे अल्लाह ने मिनरल्स हमें अता किए हैं जो ज़मीन के अंदर मौजूद है। पाकिस्तान माला माल है इन मादनियात से। तो उनको निकालने का प्रोसेस जो है ना वो माइनिंग कहलाता है। वो प्रोसेस तीन तरीके से हो सकता है, या हम उनको डिग करें, खोद कर निकालें, या फिर हम उसको ड्रिल करके निकालें मशीनों की मदद से, या फिर हम ब्लास्टिंग करें, यानी हम बम लगाकर उसके अंदर ना उसको जो है ना ब्लास्ट करें तो वो पहाड़ टूटे और उसमें सुराख हो जाए। और दो तरह की माइनिंग होती हैं। एक ओपन पिट होती है जिसमें फर्स्ट पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है गड़ा सा खोदा गया है, और उसी गड्ढे को कुएं की तरह नीचे की तरफ जाना शुरू किया जा रहा है, इसको ओपन पिट कहते हैं। और जो साथ वाला आप देख रहे हो ये हमारी दूसरी माइनिंग है, और ये माइनिंग जो है ना आप सुरंग बनाकर ज़मीन के अंदर जाते हो, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं माइनिंग के, एक ओपन पिट होती है और एक अंडरग्राउंड माइनिंग होती है, जैसे कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है। ये दोनों तरह की माइनिंग यहाँ दी गई है। एक चकवाल में है, ये अंडरग्राउंड हो रही है, और जो ये एरिज़ोना में आप देख रहे हो वो ओपन पिट माइनिंग है। इन ओपन पिट माइनिंग माइनर्स टेक डायरेक्टली इनटू द ग्राउंड वेयर द मिनरल रॉक्स आर लोकेटेड ओवर time there will be a very large and deep hole in the ground like in figure 6.8, जैसे कि अभी आपने ऊपर फिगर में देखा। और ओपन पिट माइनिंग जो है एक कुएं की शक्ल में होती है, बहुत खुले एरिया में एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा जाता है। पहले इस चीज़ को जियोलॉजिकल सर्वे के ज़रिए पता लगाया जाता है कि कहाँ पर ज़्यादा मिकदार में मादनियात हैं, और फिर वहाँ से ओपन पिट माइनिंग को स्टार्ट किया जाता है ड्रिल के ज़रिए, ब्लास्टिंग के ज़रिए, और फिर एक गोल बड़ा सा गड्ढा खोदा जाता है और वो मुसलसल डीप होता चला जाता है। जहाँ जहाँ से वेन्स मिलती हैं ना मिनरल्स की, वो निकालना शुरू कर देते हैं। इन अंडरग्राउंड माइनिंग शाफ्ट्स एंड टनल्स आर कंस्ट्रक्टेड अंडर ग्राउंड वेयर द मिनरल रॉक्स आर लोकेटेड। और जो अंडरग्राउंड माइनिंग है उसमें आप देखें कि नीचे ज़मीन के नीचे शाफ्ट्स बनाई जाती हैं, रास्ते बनाए जाते हैं, छोटी छोटी सुरंगें बनाई जाती हैं, छोटी छोटी गलियां बनाई जाती हैं, जिसके ज़रिए से हम जो है सोना चांदी या दूसरे हीरे जवाहरात भी निकलते हैं वहाँ से, मोती भी निकलते हैं, सॉरी मोती कह रही हूँ, डायमंड्स निकलते हैं, और कीमती पत्थर निकाले जाते हैं। तो वो अंडरग्राउंड माइनिंग के ज़रिए भी निकलते हैं। अब इस फिगर के अंदर आप देख रहे हो कि आपको राइट साइड पे नज़र आ रहा होगा एक कैचमेंट का जो है ना वर्क का जो यहाँ पर वाटर सप्लाई का जो है ना टैंक लगा हुआ है, और वो पानी जो है वो पाइप से नीचे जा रहा है, और नीचे वर्कर्स काम कर रहे हैं। जैसे जैसे वो माइन के अंदर शाफ्ट या सुरंग बनाना शुरू कर रहे हैं ना, तो जो एक्स्ट्रा कूल निकल रहा है उसको उस पानी के ज़रिए नीचे की तरफ भेजा जा रहा है जहाँ उन्होंने पहले से रास्ता बना दिया हुआ है। और वहाँ पर एक पाइप है जो उठाकर वापस लेफ़्ट साइड में आप देख रहे हैं ऊपर लेकर जा रहा है, जहाँ पर वो एक बिन लगा हुआ है, उसको कोल बिन कहते हैं, और वो पानी जब ऊपर सक
होकर ऊपर की तरफ जाता है ना मशीनों के ज़रिए, तो वो उस टैंक के अंदर जमा हो जाता है, साथ उसके कोल भी होता है, ठीक है। और उसको बाद में एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, रोटेटिंग स्क्रीन लगी होती है उसमें, कोल एक्सट्रैक्ट होके बिन में जाना शुरू हो जाता है, वहाँ से ट्रक के ऊपर लोड होकर आगे भेज दिया जाता है। तो इसका मकसद ये है कि एक तो रास्ता साफ़ हो गया, कोल को ऊपर ले जाने का सिलसिला आसान हो गया, और तीसरी बात ये कि इस जो बिन है ना ऊपर लगा हुआ है, इसके अंदर 400 टन कोयला रखने की गुंजाइश होती है। यानी ये आपको पिक्चर में तो बहुत छोटा सा नज़र आ रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और देखें यहाँ पर पानी को इस्तेमाल किया गया है नीचे से कोयले को ऊपर ले जाने के लिए, क्योंकि यहाँ आपको पता है कोयले के अंदर बहुत ज़्यादा गैस होती है, और अगर यहाँ पर वो कोई मशीनरी या किसी किस्म की कोई चिंगारी या आग का इस्तेमाल करें तो यहाँ ब्लास्ट हो जाएगा बहुत बड़ा किस्म का ना। तो इसलिए पानी को इस्तेमाल किया जाता है ताकि कोयले की कान में नीचे गर्मी भी होती है, तो पानी जो है ना उस जो ह्यूमिडिटी है ना उसको मेंटेन रखता है, और वर्कर्स इजीली काम कर सकते हैं, और साथ सेफ़ वे में जो है ना कोयला ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जहाँ से वो आगे डंप करके इंडस्ट्री को भेज दिया जाता है। इन 2016 चाइना, यूएस, रशिया एंड ऑस्ट्रेलिया प्रोड्यूस द हाईएस्ट क्वांटिटीज़ ऑफ मिनरल्स इन द वर्ल्ड। 2016 में अगर देखें तो चाइना, यूएस और रशिया ने ना और ऑस्ट्रेलिया ने फोकस किया हुआ था इन एक्टिविटीज़ के ऊपर, माइनिंग की, और उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्शन की मिनरल्स की, और पूरी दुनिया में उन्होंने अपने मिनरल्स बेचे। दे वर द ओनली countries to exceed 1 बिलियन metric tons of minerals production। और वो देखें एक साल के अंदर 1 बिलियन से भी ज़्यादा, 1 बिलियन मेट्रिक टन से भी ज़्यादा जो है मिनरल की प्रोडक्शन करते हैं। यानी हम सोच भी नहीं सकते यहाँ तक जाने के लिए, इतनी हैवी इंडस्ट्री उन्होंने बना ली अपनी मिनरल की या माइनिंग की। इन कंपैरिजन पाकिस्तान ओनली प्रोड्यूस 48.4 मिलियन मैट्रिक, यानी समझ लें कि आटे में नमक के बराबर हम उनका मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं। बस हम इतने मिनरल एक्सट्रैक्ट करें, लेकिन अगर हम चाहें तो हम उनसे ज़्यादा मादनियात की तरफ फोकस करके ये चीज़ जो है ना एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और हम भी जो है ना टॉप कंट्रीज़ में आ सकते हैं मिनरल की जो एक्सट्रैक्शन वाली हैं, और पूरे वर्ल्ड में अपने मिनरल्स को एक्सपोर्ट करके हम बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। देखिए रेकोडेक है जहाँ से सोना निकल रहा है, वो भी हमने किसी को जो है ना लीज़ पर दिया हुआ, खुद नहीं कर रहे हैं, जिससे हमें नुकसान हो रहा है बहुत ज़्यादा। अगर हम देखें कि हमारा सोना वो निकाल कर लेकर जा रहे हैं, और हमें समझ लें कि वहाँ सिर्फ जो है ना थोड़े से चार्जेस, जैसे अगर 2 लाख तोला सोना है तो उसमें से हमें सिर्फ वो 2, 250, 300, 400 रुपया दे रहे हैं, तो कहाँ 2, 2.5 लाख रुपया और कहाँ 400, 500 रुपया। तो पाकिस्तान इतने में खुश हो जाता है जी, हमारा क्या लग रहा है, वो डीजल अपना लगा रहे हैं अपनी, उन्होंने जो है वहाँ पर वर्कर्स लगाए हुए, तो हमारा क्या जा रहा है, हमें तो फ्री में 400 मिल रहा है। और अल्लाह के बंदो देखो कि वो कितना ज़्यादा सोना आपसे, आपकी जो इकनॉमिक है उसको बर्बाद कर रहे हैं, और आपका सोना उठा के यहाँ से लेकर जा रहे हैं, और आप आंखें बंद किए बैठे हुए हैं, अपने होश गुम किए हुए हैं। यही हाल हमारे थर के कोयले का चल रहा है। लेकिन एक आध प्रोजेक्ट है जो अब पाकिस्तान के लोगों ने शुरू किया वहाँ पर, मुझे नाम नहीं इसका जहन में आ रहा, हो सकता है कि वो आने वाले वक्तों में पाकिस्तान के लिए जो है ना इकनॉमिक को बेहतर करने का सबब बने। The types of minerals produced can be classified into categories। नीचे टेबल में बताया गया है कि कौन कौन सी जो हैं निकाली जा चुकी हैं अभी तक मिनरल्स, उनको कैटेगराइज किया। आयरन और फेरो एलाइज जो मेटल्स हैं, और उनकी उसमें आयरन आ जाता है, कोबाल्ट आ जाता है, निकल आ जाता है। नॉन फेरस मेटल्स में एल्युमिनियम, कॉपर, और जो है ना ये मुझसे पढ़ा जा लार्ड, बॉक्साइट वगैरह है। प्रीशियस मेटल में गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर, और इंडस्ट्रियल मिनरल में जिप्सम है, और फॉस्फेट है, सॉल्ट है। और मिनरल फ्यूल्स में जो है ना वो स्टील, कोल है, और पेट्रोलियम, यूरेनियम वगैरह आ जाता है। तो ये पाकिस्तान जो है ना इस वक्त 48.4 मिलियन जो मेट्रिक टन मिनरल्स निकाल रहा है ना, वो उनकी चीदा ये उनकी टाइप्स बताई गई हैं, और एग्जांपल्स दी गई हैं कि ये हैं वो मिनरल्स जो अभी तक हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। और सोना किस हद तक कर रहे हैं वो तो मैं आपको बता ही नहीं सकती, वो तो ना होने के बराबर है। बस इन्होंने ऐसे ही ये टेबल बना दिया, मुझे समझ नहीं आती कि ये, क्योंकि हम लोग खुद जो है ना माइनिंग के सेक्टर से वाबस्ता है, मेरी फैमिली के बहुत सारे लोग, और हमें अंदाज़ा है कि अगर पाकिस्तान इसके ऊपर फोकस करे तो हम अमेरिका और चाइना को, हमारे बच्चे बन जाएं, वो छोटे बच्चे बन जाएं हमारे आगे ना, हम इतने ज़्यादा पावरफुल हो जाएं। लेकिन बस जब अल्लाह चाहेगा फिर ही हमारे मुल्क को इंशाल्लाह तरक्की मिलेगी।